वेलकम टू टीच मी सीयूईटी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम सीयूईटी 2024 के लिए बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट समझेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। तो क्या कहा गया है, business environment can be defined as those forces, individuals and institutions who have the ability to influence the working of an organization। ऐसी forces, ऐसे institution, ऐसे factors जो कि हमारे business ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको इन्फ्लुएंस कर सकें, उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। ये फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर होता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट दोनों स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस इंक्लूड करता है। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, वो फैक्टर्स जो कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको हम स्पेसिफिक फैक्टर्स कहते हैं, ये स्पेसिफिक फोर्सेस कहते हैं। और ऐसे फोर्सेस जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको हम जनरल फोर्सेस कहते हैं, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। इन्हें हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। सेकंड क्या आता है, हमारा इंटर रिलेटेडनेस। एक फैक्टर में कुछ चेंज हुआ और उसकी वजह से दूसरे फैक्टर में भी कुछ चेंज आया, उसको हम इंटर रिलेटेडनेस कहते हैं। किसी भी एक फैक्टर की चेंज होने की वजह से दूसरे फैक्टर में अपने आप कोई चेंज आ जाना, वो इंटर रिलेटेडनेस कहलाता है। All the forces or factors of a business environment are closely interrelated. For example, आजकल लोगों में उनकी हेल्थ के प्रति बहुत अवेयरनेस बढ़ रही है। तो अगर हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है तो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड मार्केट में अपने आप बढ़ जाएगी, उसको हम इंटर रिलेटेडनेस कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट फीचर है डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक कह सकते हैं नेचर में होता है। जैसे जैसे हमारी बिजनेस सिचुएशंस बदलेंगी, नए नए ट्रेंड्स आएंगे, चेंजेस होंगे, वैसे वैसे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट भी चेंज होगा। नेक्स्ट फीचर है हमारा अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टेन होता है, जैसे कि कोई भी इकोनॉमिक डाउनटाउन आ गया, या कोई भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो सकता है बिजनेस में कोई चेंज आ गया। तो क्या कहा गया है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन एज इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर एनवायरमेंटल चेंजेस एंड द इम्पैक्ट विद फुल एक्यूरेसी। आप उनका फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में। आप उन्हें इंडिविजुअली बहुत अच्छे से समझ सकते हो, बट अगर हम वही उन सारे फैक्टर्स को एक साथ लाकर समझने की कोशिश करें तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे कि हमारे जो फैक्टर्स हैं, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो अगर हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया तो हम इंडिविजुअली तो समझ सकते हैं कि इसकी वजह से इतना चेंज आया, इसकी वजह से इतना चेंज आया, बट अगर हम वही इन सबको कंबाइन करके ये समझना चाहें कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्यों और कैसे कितना चेंज आया, तो वो समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है और उसको टोटलिटी में समझना मुश्किल है। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट एक दूसरे से रिलेटिव है। कैसे? Business environment is a relative concept whose impact differs from country to country, region to region, and firm to firm. For example, a shift of preference from soft drinks to juice will be welcomed as an opportunity by juice making companies, while a threat to soft drink manufacturers. क्या कहा गया है, अगर हम अपनी सॉफ्ट ड्रिंक की बजाय जूस को ज्यादा प्रेफर करेंगे तो ये एक एज एन अपॉर्चुनिटी देखा जाएगा जूस मेकिंग कंपनीज के द्वारा, बट यही एक थ्रेट हो जाएगा सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए। तो इसीलिए ये रिलेटिव होता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या कहा गया है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन आइडेंटिफाइंग एडवांटेजेस अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग देयर बेनिफिट्स प्रायर टू कॉम्पिटिटर्स, thus reaping the benefits of being a pioneer। अगर हम थोड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से पढ़ें, अपने आसपास हमारी मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज की कमी है या किस चीज की एक्सेस है, इस चीज को बहुत अच्छे से देखें, उनको समझें, पब्लिक की डिमांड क्या है, तो हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि Amazon एक पहला सेलर है जो कि ऑनलाइन बुक सेल करता है, तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था क्योंकि उससे पहले कोई नहीं करता था। तो इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं Amazon। फिर हमारा दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। अगर हमें इससे अपॉर्चुनिटीज पता चल रही हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके अपॉर्चुनिटीज का पता लगा सकते हैं, तो हम थ्रेट्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। करेक्ट नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू identify those threats which may adversely affect its operation. For example, Bajaj Auto made considerable improvement in its two-wheelers when Honda and other companies entered the auto industry. अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से देखें तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमें क्या थ्रेट है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या थ्रेट है, या फिर अगर हम ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो ये मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। नेक्स्ट है हमारा टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। हमारे आसपास जितने भी रिसोर्सेज हैं, वेदर इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, उनको बहुत अच्छे से यूज करना, एकदम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मेक्स अवेलेबल वेरियस रिसोर्सेज सच एज कैपिटल, लेबर, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स to a business firm in order to know the availability of resources and making them available at a time at economical price. Next है हमारा coping with rapid changes। क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, कुछ नया ट्रेंड आ गया, कोई नई इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हो गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो सब चीजें हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट डालती हैं। तो उन्हीं सभी चेंजेस से क्या कहना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना या उन सभी चेंजेस से कोप अप करना हम बिजनेस एनवायरनमेंट का एक इंपॉर्टेंस है। कंटिन्यूस स्टडी और स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन नोइंग द चेंजेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस एंड thus दे कैन बी फेस्ड इफेक्टिवली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असिस्टेंट इन प्लानिंग एंड policy formulation. Understanding and analysis of business environment helps an organization in planning and policy formulation. For example, ITC Hotels planned new hotels in India after observing boom in tourism sector. अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से देखना, उसकी नीड्स को समझना, फिर प्लानिंग और प्लॉटिंग करके कोई नई चीज लाना मार्केट में, जैसे कि आईटीसी होटल्स नए होटल्स लाए हैं इंडिया में, किसको ऑब्जर्व करके, टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म बढ़ रहा है इंडिया में, तो ऑब्वियसली होटल्स की डिमांड भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है हमारा हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। करेक्ट एनालिसिस एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट helps an organization in improving its performance। अगर हम सही तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, कंटिन्यूस हम उसको देखेंगे, एक इंसाइट रखेंगे, तो हमें हेल्प मिलेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में। नेक्स्ट पॉइंट है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, इसमें हम हमारे लीगल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल को डीपली पढ़ेंगे। लीगल,
पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल। ये डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो पहला डायमेंशन क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इट हैज इमीडिएट एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट। Rate of interest, inflation rate, change in the income of people, or monetary policy, fiscal policy, level price level are some economic factors which could affect business firms. Economic environment may offer opportunities to a firm or it may put constraints. कोई भी इकोनॉमिक रिफॉर्म अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो हमारा प्राइस लेवल से रिलेटेड हो, हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज हो, हमारी फिस्कल पॉलिसीज हो, इन्फ्लेशन हो, डिफ्लेशन हो, ये सब हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट डालती हैं। अब एलिमेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के? हमारा पहला कंपोनेंट है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। Second है the rates of growth of GNP and per capita income at current and constant prices. Third है rates of saving and investment. Fourth है volume of export, import. ये सब वही बात आ गई जो यहाँ पे कही गई। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, पब्लिक डेट, इन सबको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या है? इट इंक्लूड्स वेरियस सोशल फोर्सेस, ऐसे सोशल फोर्सेस जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट डालें, जैसे कि हमारे कस्टम्स हो गए, हमारे बिलीव्स हो गए, बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे वैल्यूज। चेंजेस इन सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन। कोई भी चेंज जो कि सोशल एनवायरनमेंट में आएगा वो ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में अफेक्ट करेगा। Example, nowadays people are paying more attention towards their health, as a result of which demand for mineral water, diet coke, etc. has increased, while demand of tobacco, fatty food products has decreased. इसका दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कोई भी इंडियन फेस्टिवल, दिवाली के टाइम पर हमारी स्वीट्स, हमारी मिठाइयों की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे जो हमारा स्वीट्स का, जो हमारी मिठाइयों की दुकान होती है वो बहुत प्रॉफिट में रहती हैं क्योंकि मिठाइयाँ डिमांड में रहती है। तो वो एक सोशल एनवायरनमेंट का ही एग्जाम्पल है। अब इसके फैक्टर्स में क्या क्या आ गया? एटीट्यूड्स टूवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशंस, लाइफस्टाइल, वैल्यूज, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, concern with quality of life, life expectancy, birth rates and death rates, population shift, इन्हें पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। वो क्या है? कोई भी चेंज हमारा टेक्नोलॉजी में हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा ही करेगा। It provides new and advanced ways or techniques of production. Businessman must closely monitor the technological changes taking place in the industry as it helps in facing competition and improving quality of the product. बिजनेसमैन को बहुत क्लोज आउटलुक रखना चाहिए हमारे टेक्नोलॉजिकल जो भी चेंजेस आ रहे हैं। पहली चीज तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमारे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करते हैं, हमारी कॉस्ट को कम कर देते हैं, साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा देते हैं। तो ये इसमें भी हेल्प करता है। इसका एग्जाम्पल है डिजिटल वॉचेज इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेज, आर्टिफिशियल फैब्रिक्स इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स, booking of railway tickets on internet. These all changes have made the life of human beings very easy. तो ये सब वो चेंजेस हैं जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे। इसके नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है? Changes in political situation also affect business organizations. Political stability builds confidence among business community, while political instability and bad law and order and situation may bring uncertainty in business activities. अगर एक पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकली हमारी कंट्री स्टेबल है तो वो हमारा बिजनेस काफी अच्छे से चांसेस हैं कि वो ग्रो करेगा, वो उसमें
स्टेबिलिटी लाएगा और कॉन्फिडेंस लाएगा। वहीं अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बैड लॉ है, तो वो बहुत अनसर्टेनिटी लाएगा हमारे बिजनेस एक्टिविटीज में। आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल पार्टी और कोलिशन गवर्नमेंट अफेक्ट्स द बिजनेस। जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो कि पावर में है करंटली, उसकी क्या अप्रोच है बिजनेस को लेकर, वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को, बिजनेस को अफेक्ट करेगी ही करेगी। इसका एग्जांपल है, Bangalore and Hyderabad have become the most popular locations for IT due to supportive political climate. बिजनेस भी तभी ग्रो करेगा जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टिव होगी। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि बैंगलोर और हैदराबाद में जो आईटी सेक्टर है वो डेवलप हुआ। क्यों? क्योंकि वहां की पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सपोर्टिव थी। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है। prevailing political system, degree of politicization of business and economic issues, dominant ideologies and values of major political parties, the nature and profile of political leadership and thinking of political personalities, level of political morality, political institutions like the government and allied agencies. ये सब आप पढ़ लेना आगे। नेक्स्ट है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू लॉज, while political environment is related to the party in power. तो legal environment क्या है? It legislations passed by the government, administrative orders, court judgments or court orders, decisions of various commissions and agencies, business their knowledge according to various legislations and their knowledge very necessary. Example, advertisement of alcoholic products is prohibited and it is compulsory to give statutory warning on advertisement of cigarettes. कोई भी लॉ आ रहा है जो कि किसी भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि अल्कोहल, टोबैको, इन सब पर आप सबने देखा होगा एक वार्निंग जरूर होती है कि इट इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया में कैसा है। एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन जुलाई 1991 for taking out the country out of economic difficulty and speeding up the development of the country. हमारी कंट्री को इम्प्रूव करने के लिए और ये डिफिकल्टीज, उनकी जो वो डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे उनको कम करने के लिए ये निकाले थे। मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के क्या थे? पहला था ओनली 6 इंडस्ट्रीज वर कैप्ट अंडर लाइसेंसिंग स्कीम। सेकेंड था रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड टू 4 इंडस्ट्रीज। थर्ड था disinvestment was carried out in many public sector enterprises. Fourth was foreign capital or investment policy was liberalized and in many sectors 100% direct foreign investment was allowed. Fifth है automatic permission was given for signing technology agreements with foreign companies. Sixth था Foreign Investment Promotion Board FIPB was set up to promote and bring foreign investment in India. Seventh था various benefits were offered to small scale industries. Eighth था main objective of new industrial policy was to promote liberalization, privatization and globalization. This is an important point. इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन इज फ्रीइंग Liberalization is freeing industries from all unnecessary government restrictions, abolishing licensing freedom in deciding the scale of business, removals of restriction on movements of goods and services, reduction in tax rates, freedom in fixing prices, simplifying procedures, making it easier to attract foreign investment. जितने भी रूल्स रेगुलेशन लाइसेंसिंग को लेकर थे उन सबको हटाना, इंडस्ट्रीज को एकदम फ्री कर देना, ये सब हमारा लिबरलाइजेशन में आना है। किसी भी तरीके की रोक टोक ना होना हमारे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर, वो सब। इन शॉर्ट लिबरलाइजेशन इज फ्रीइंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। फिर है हमारा प्राइवेटाइजेशन।
giving greater role to private sector in the nation building process and reduce the role of public sector. प्राइवेटाइजेशन नाम से ही समझ आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा कंट्रोल देना, उनपे कोई रिस्ट्रिक्शन ना रखना और उनको एकदम फ्री कर देना किसी भी पब्लिक सेक्टर की डोमिनेंस से. तो disinvestment in many public sectors undertaking etc. Setting up of BIFR to revive sick units in public sector enterprises suffering losses. It aimed at improving efficiency and performance of government undertakings, reducing budgetary deficit and better utilization of national resources. Next है हमारा ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन क्या है, सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ग्लोबलाइजेशन इज पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी से बहुत फ्रीली बिजनेस करना, उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टू द emergence of cohesive global economy. The measures taken by the government include trade liberalization, which include import liberalization, export promotion, through rationalization of tariff structure, foreign exchange liberalization, increased interaction among global economies under the protection or support of World Trade Organization. It resulted in addition of export duty and reduction of import. इससे क्या हुआ, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गए और इंपोर्ट कम हो गए. नेक्स्ट है हमारा मेजर स्टेप्स इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में मेजर स्टेप्स क्या लिए गए थे. पहला जो मेजर स्टेप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लाया गया था वो था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. तो अंडर दिस द इंडस्ट्रीज have been free to a large extent from license and other controls. Efforts have been made to encourage foreign investment. क्या था कि हमारी जो इंडस्ट्रीज थी ना, पहले रिफॉर्म से पहले तो प्राइवेट, अगर किसी को अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री ओपन करनी है तो बहुत लंबे चौड़े लाइसेंस प्रोसेस से जाना पड़ता था और उसके बाद भी पब्लिक सेक्टर बहुत डोमिनेटिंग रहता था उनके ऊपर. तो सबसे पहले लाइसेंसिंग पॉलिसी हटाई गई. Second है new trade policy. The foreign trade has been free from the unnecessary control. The age-old restrictions have been eliminated. Trade policy पे जितनी भी restrictions थी वो हटाई गई, उन पर जो भी extra taxes, extra charges लेते थे वो हटाए गए. फिर है हमारा fiscal reforms. The greatest problem confronting the Indian government is excessive fiscal reforms. Fiscal deficit. एक्सेसिव फिस्कल डेफिसिट. पहले क्या था, बहुत ज्यादा कंट्री का फिस्कल डेफिसिट था. फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि कंट्री ज्यादा स्पेंड कर रही है उससे जितना वो कमा रही है, तो इसको कम किया गया. फिर है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी. इट इज द सम टोटल ऑफ द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इन अ कंट्री. फिर है हमारा मॉनेटरी रिफॉर्म्स. इट इज अ सॉर्ट ऑफ कंट्रोल पॉलिसी थ्रू विच द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी विद अ व्यू टू अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई का बहुत ध्यान रखता है कि कितनी लिक्विडिटी मार्केट में है, उसको हम मनी सप्लाई कहते हैं. फिर है हमारा कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए. द गवर्नमेंट हैज टेकन द फॉलोइंग मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस मार्केट. क्या है सबसे पहला मेजर, सेबी. सेबी को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. फिर है हमारा द रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स डिबेंचर्स हैज बीन लिफ्टेड. प्राइवेट सेक्टर हैज बीन परमिटेड टू एस्टैब्लिश म्यूचुअल फंड. Dismantling price control. The government has taken steps to remove price control in many products. जो भी प्राइस कंट्रोल करके रखते थे वो हटाया गया, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, आयरन एंड स्टील हो. रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट ऑफ दीज थिंग्स have also been removed. फिर आता है हमारा impact of government policy changes on business and industry. क्या impact था गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज का बिजनेस और उसकी इंडस्ट्री पर. पहला था increasing competition.
De-licensing and entry of foreign firms in Indian markets is increase the level of competition for Indian firms. अगर हम de-licensing हटा रहे हैं तो वो फॉरेन इंडस्ट्रीज के लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि वो अब इंडियन मार्केट्स में आ रही थी, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा। सेकंड था मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। पहले प्रोडक्ट्स जो बनते थे वो सेलिंग कॉन्सेप्ट पे बनते थे, बट अब कस्टमर्स की डिमांड आ रही थी, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे थे मार्केट में, तो इट्स लाइक मोर डिमांडिंग कॉन्सेप्ट। Now customers are more aware and they keep maximum information of the market, as the result of which now market is customer or buyer oriented. Now products are produced keeping in mind the demands of the customers. Third है rapid changing technological environment. Rapid technological and advancements has changed or improved the production process, as a result of which maximum production is possible at minimum cost, but it leads to tough challenges in front of small firms. रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी, अगर नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो मैथ प्रोडक्शन में यूज होगी। जब ये नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन में यूज होगी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ेगी, कॉस्ट भी कम होगी। बट इंडियन फर्म्स वर मेनली बेस्ड ऑन हैंड बेस्ड फर्म्स। इंडियन मार्केट्स में जो पहले प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता था वो मशीन से नहीं प्रोड्यूस किया जाता। तो जब फॉरेन गुड्स, फॉरेन इंडस्ट्रीज आई यहाँ पे, तो वो बेसिकली मशीन मेड गुड्स आए, तो चीप प्राइस पर अवेलेबल थे, अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल थे। तो ये जो इंडिया की स्मॉल फर्म्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। नेसेसिटी फॉर चेंज, चेंज की जरूरत थी। आफ्टर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी द मार्केट फोर्स आर चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट. Change in the various components of business environment has made it necessary for the business firms to modify their policies and operations from time to time. अब ये एक जरूरत बन गई थी कि हम अपनी बिजनेस और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को टाइम टू टाइम चेंज करें, उनको हमारे ट्रेंड्स और उन सब के हिसाब से अपडेट रखें। फिर हमारा नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। The changing market conditions of today requires people with higher competence, greater commitment, and there is a need for developing human resources which could increase their effectiveness and efficiency. क्या मतलब है? नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है कि ह्यूमंस के स्किल सेट्स, उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसमें एक डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। लास्ट है मार्केट ओरिएंटेशन। अर्लियर सेलिंग कॉन्सेप्ट पहले ही बताया, सेलिंग कॉन्सेप्ट फेमस था, पहले कुछ भी बना दो सब बिक जाता था। बट फिर उसके बाद जब लोग अवेयर हो गए, वो डिमांड करने लगे प्रोडक्ट्स की, तो डिमांडिंग कॉन्सेप्ट आ गया। तो मार्केटिंग, रिसर्च, एजुकेशनल, एडवर्टाइजिंग, आफ्टर सेल सर्विस, ये बहुत सिग्निफिकेंट हो गए थे। फिर हमारा रिडक्शन इन बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। द बजटरी सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक सेक्टर इज रिड्यूसिंग. Thus the public sector has to survive and grow by utilizing their own resources efficiently. जो गवर्नमेंट पहले पब्लिक सेक्टर को रिसोर्सेज देती थी उनको सपोर्ट करने के लिए, वो उन्होंने देना कम कर दिया। तो पब्लिक सेक्टर को अपने खुद पर ही अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करना था और रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंटली यूज करना था। आगे बढ़ते हैं डीमोनेटाइजेशन। ये तो आप सबको याद होगा। डीमोनेटाइजेशन क्या कहते हैं? किसी भी करेंसी पर रोक लगा देना, उसको डीमोनेटाइजेशन कहते हैं कि ये करेंसी अब से यूज नहीं होगी, नहीं चलेगी मार्केट में। तो क्या है? Demonetization is a process of stripping a currency unit of its status as a legal tender. In simple words, demonetized notes are no longer valid as a legal currency. Usually, a new currency replaces the old currency units. On November 8, 2016, Prime Minister Narendra Modi announced the demonetization of Rupee 500 and Rupee 1000 currency notes. Furthermore, the government gave 2 months to deposit demonetized notes in any bank. ये समय आप सबको याद होगा। आगे बढ़ते हैं। Impact of demonetization क्या था? तो मनी और इंटरेस्ट रेट्स पर क्या था? कैश ट्रांजेक्शन्स कम हो गई थी, बैंक डिपॉजिट्स बढ़ गए थे और फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ गई थी। प्राइवेट वेल्थ पर क्या था? प्राइवेट वेल्थ बहुत कम हो गई थी since some high demonetized notes were not returned and real estate prices fell. पब्लिक सेक्टर वेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं था। डिजिटाइजेशन, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बहुत बढ़ गई थी, रुपए, फोन पे, गूगल पे, इन सब बहुत बढ़ गए थे।
रियल स्टेट, इनके प्राइसेस डिक्लाइन हो गए थे, रियल स्टेट प्रॉपर्टीज इन सबके। टैक्स कलेक्शन, राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर। तो चैप्टर 3 आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ आई हो। अब भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।